पंचिका आ गई। चलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज हमारी, हम कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाने की आपको, ठीक। तो कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को पढ़ लिया था अच्छे से। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अच्छे से पढ़ लिया था। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, बाईपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, एपोलर न्यूरॉन क्या होता है, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें एक बार रिवाइज करवाएंगे कि ये जो हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये कहाँ पर पाया जाता है। ये मोस्टली आपके सीएनएस में पाया जाता है, ठीक है, सीएनएस में भी पाया जाता है, ठीक। दूसरा हमने आपसे पूछा कि यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, जरा फटाफट बताइए। कहाँ पर? एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। हमने पूछा आपसे एपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपने कहा कि सभी प्रिमिटिव होते हैं, ये आपके हाइड्रा जैसे एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने आपसे पूछा कि आपका सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है। और ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन जो होता है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, ठीक है। आप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इतनी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम देखे। आज हम कुछ और बातें आपको बताएंगे न्यूरॉन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप हमारे साथ लिखते हुए चलिएगा। एक पॉइंट हमने बताया था कि जो नर्व इम्पल्स को या जो मैसेज को ले करके आपके सीएनएस की तरफ आता है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका है सीएनएस, दिस वन इज द सीएनएस। इस सीएनएस तक जो मैसेज को लेकर के आएगा, ठीक है, ये जो मैसेज को लेकर के आएगा मतलब जो स्टिमुलस को लाएगा उसको हम बोलते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और ये मैसेज जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट से आ रहा है, स्पेशली हमारी स्किन से आ रहा है, ठीक है। तो स्किन ने क्या किया, मैसेज को लिया, जैसे कोई भी चीज इस मैसेज को सीएनएस तक लेकर के आया, सीएनएस तक लाने के बाद यहाँ से ये मैसेज, इसका रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपकी मसल्स को गया, आपकी किस को गया बेटा, मसल्स को गया। ये जो न्यूरॉन हुआ ये पूरा पूरा ये आपका है मोटर न्यूरॉन, जिसमें इज अ मोटर न्यूरॉन। आगे मैं एक बार फिर से ये वाला डायग्राम आपको बना करके दिखाऊंगा, ये फ्लो चार्ट टाइप का। तो एक्चुअल में ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं इसको हम? रिफ्लेक्स आर्क। जैसे मेरा हाथ गलत चीज पे जैसे टच होता है तुरंत हम अपना हाथ ऐसे हटाते हैं, चिल्ला भी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्किन टच हुई, मसल तक गया मैसेज, उसके बाद न्यूरॉन के थ्रू हमारे सीएनएस को गया, फिर हमारे सीएनएस ने क्या कहा कि भाई तुरंत अपना हाथ हटा दो। दिस इज अ वेरी क्विक रिएक्शन। अगर ये क्विक नहीं, स्लो रिएक्शन होता, अगर सेंसेशन नहीं मिलता हमको हमारे हाथ को, तो होता क्या, हाथ जल जाता, पता चलता 5 मिनट के बाद पता चल रहा है हमारे पास 2 उंगलियां खत्म। तो फास्ट रिएक्शन होने का सबसे बड़ा फायदा हमारा यही होता है। क्या चीज? हाँ, तो वहां पर पैरालाइज हो तो सेंसरी न्यूरॉन जब काम नहीं करे तो मोटर न्यूरॉन अकेले क्या करेगा? ब्लड का फ्लो तो होगा, ब्लड फ्लो नहीं हो तो वो नेक्रोसिस में चला जाएगा ना, पर टिश्यूज जो है डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये आप ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। एंड यू नो वेरी वेल द सीएनएस कंसिस्ट ऑफ 2 organ, that is the brain as well as the spinal cord, brain and the spinal cord. अपने अपने कैमरा ऑन कर लो यार, अपना कैमरा ऑन कर लो। अभी कभी भी लखनऊ में पड़ा हुआ है, वापस गया, ठीक है।
एक होता है आपका इंटर न्यूरॉन बेटा। सर मैं नहीं कर पाऊंगी आज वीडियो ऑन, नेट चलो नहीं कोई चलता। बात। इंटर न्यूरॉन जो होता है बेटा, जैसे ये स्किन से ये सेंसरी न्यूरॉन इधर से आया और मोटर न्यूरॉन इधर से गया, इनके बीच में एक और न्यूरॉन आपको दिखाई पड़ता है इस तरीके से। ये जो न्यूरॉन होता है, तो ये जो न्यूरॉन होगा, ये जो न्यूरॉन होगा, ये जो बीच वाला न्यूरॉन आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटर न्यूरॉन। ये जो, हाँ, ये जो इंटर न्यूरॉन होता है सेंसरी मोटर न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। दो न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन होगा, दैट इज इंटर। इंटर का मतलब दो के बीच में। ठीक है। और ये इंटर न्यूरॉन इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्स में जनरली हम लोग देखेंगे वो होता है हमारा निजत रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब हमारा निजत रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, मतलब घुसने वाला एक्सपेरिमेंट वो होगा। लेकिन मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स है, लेकिन जो पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स की बात जब हम बताएंगे, जैसे पैर में कांटा चुभ गया तो आप अपना पैर भी हटाओ तो मुझसे आवाज निकलती है, गर्म चीज छूटे तो आ से आवाज निकलती है। ठीक है। किसी से नहीं कहता है आपको दौड़ा लिया पीछे से, आप पहले भागते चिल्लाते हो, फिर मुड़ के देखते हो। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये आपके पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ठीक है। उसमें इंटर न्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। ये जनरली स्पाइनल कॉर्ड में देखा जाता है। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, एक सेल है आपकी। अच्छा, माइलिनेशन को तो आप समझते हैं, माइलिनेशन का मतलब क्या होता है? माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है वो माइलिनेशन कहलाएगा। मैंने आपको कल बता दिया माइलिन शीट कौन बना रहा है, तो श्वान सेल बना रहे। ओलिगो डेंड्राइट कहाँ बना रहे हैं? डीएनए में। ठीक है, ये बात हमेशा रखिएगा। ठीक है। तो ये जो माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है हमारा, उसको हम बोलते हैं माइलिनेशन, या इसी को बोलते हैं माइलिनोजेनेसिस। माइलिनोजेनेसिस। तो ये जो टर्म है, ये टर्म है माइलिन शीट के फॉर्मेशन, माइलिन शीट का फॉर्मेशन। ठीक है। माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे माइलिनोजेनेसिस। और ये माइलिन शीट हम जानते हैं कहाँ कहाँ पर होगा? जो न्यूरॉन्स आपके सीएनएस में है, जो न्यूरॉन्स आपके सीएनएस में है। ठीक है। तो कल बताया था हमने कि जो सीएनएस का न्यूरॉन होगा, सीएनएस का जो न्यूरॉन होगा उसके ऊपर माइलिन शीट कौन बनाएगा? वो बनाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। वो बनाएगा आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही है। और जो आपका सीएनएस का जो न्यूरॉन है बच्चे, इसका जो माइलिन शीट है वो कौन बनाएगा? श्वान सेल। ये बनाएगा आपका श्वान सेल। थोड़ा सा ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप रखिएगा याद बहुत अच्छे से। ठीक है। पॉइंट हम बताएंगे आपको कि न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होती हैं। ठीक है। जरूरी है बात। ये हो गया आपका, जल्दी कर लीजिए। तो कल की डेट में कीर्ति आगे सुन लीजिए बेटा, कल का जो टेस्ट है उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट मॉर्फोलॉजी आ रही है बस। एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच को मैंने हटा दिया है। और प्लांट रेस्पिरेशन तो है। नहीं, प्लांट रेस्पिरेशन तो, सॉरी मैं तो भूल गया था। हाँ, प्लांट रेस्पिरेशन तो है। अच्छा, प्लांट रेस्पिरेशन, हाँ प्लांट रेस्पिरेशन के क्वेश्चन तो हैं। मैं फिर से बता दूं क्या क्या है आपका। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट रेस्पिरेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये 3 चैप्टर खा रहे हैं। एनिमल टिश्यू कॉकरोच मैंने हटा दिया।
यार भाई अगर हम रख सकते थे तो हम तो पूरी रख देते, पूरी बायोलॉजी आपकी फिनिश हो गई। एनाटॉमी छोड़ करके हम तो पूरा रख सकते थे ना, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन तक हमने पढ़ा दिया। चलिए सर हम हम आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद एनाटॉमी करेंगे जी बेटा, या प्लांट फिजियोलॉजी फिर से? प्लांट फिजियोलॉजी फिर से नहीं करेंगे, पहले हम ये पूरा खत्म करेंगे ना। ये जो रिवीजन वाला टॉपिक है ना, जो हमने मेडिकल रिपीटर के साथ आपको पढ़ाया है, वो सारी चीजें आपके एग्जाम खत्म होने के बाद उसको वापस से रिवाइज करेंगे आप। ओके सर। ठीक है, बट यू हैव टू अटेंड प्रॉपरली। हाँ होगा। चलो बेटा, ये आपकी जो अगली सेल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा न्यूरोग्लिया। अच्छा, जब कोई बीमार होता है तुम लोग उसको और परेशान करते हैं ना, न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है, ये नंबर्स जो होते हैं ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, नरिशिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, ये ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिख ही लीजिए। पॉइंट्स आपके क्या हैं? न्यूरोग्लिया आपकी स्मॉलर सेल्स हैं, न्यूरोग्लिया आपकी स्मॉलर सेल्स हैं, नंबर्स इनके ज्यादा होते हैं, ये बहुत होती है नंबर्स में, नंबर्स इनके हाई होते हैं। तीसरा, लगभग जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे 25 टाइम्स से ज्यादा होते हैं। ठीक, डीजे कहाँ रही है? अच्छा, तो डीजे जो है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये सपोर्ट करती हैं, नरिश करती हैं। ये सपोर्ट करेंगी बेटा, ये नरिश करेंगी, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगी? प्रोटेक्ट। लिख लीजिएगा, किसको प्रोटेक्ट करेंगी? सपोर्ट करेंगी, नरिश करेंगी एंड प्रोटेक्ट करेंगी। किसको? प्रोटेक्ट द न्यूरॉन, प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। जहाँ न्यूरॉन है वहां ये है, बाहर कर बनाएंगे, कवर किए रहते हैं। ठीक है, हाँ, कवरिंग नहीं चाहिए, प्रॉपर कवरिंग नहीं चाहिए। ठीक है, एंड मेंटेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड मेंटेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड मेंटेन interstitial fluid, maintain interstitial fluid। और ये वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये क्या होता है? एम्बेडेड। ठीक, बाहर जो रहते हैं आपकी ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स एक दूसरे से बेटा क्या होते हैं? डिफर होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, लोकेशन में। स्पेशली अगर न्यूरोग्लिया ऑफ वीनस की बात करेंगे तो न्यूरोग्लिया ऑफ वीनस में आपका आता है एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आते हैं, माइक्रोग्लिया आता है, एपेंडाइमल सेल्स आता है और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आते हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पे कि न्यूरोग्लिया ऑफ वीनस, न्यूरोग्लिया ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोग्लिया होता है वो कौन कौन सा होता है? एक है आपका एस्ट्रोसाइट, नाम से क्लियर है कि इसका जो शेप होगा वो स्टार की तरह होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रोसाइट कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है। ठीक है, ये एस्ट्रोसाइट की तरह दिखाई पड़ती हैं और
जो न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उसको बनाने में मदद करती है। जैसे डेंड्राइट होता है, एक्सॉन, उसको मदद बनाने में मदद करती है। हाँ, ठीक। और तीसरा होता है आपका माइक्रोग्लिया। तीसरा क्या होता है? माइक्रोग्लिया। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो देखने को मिलता है, हालांकि फंक्शन सभी की इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो एस्ट्रोसाइट्स का होता है। सर ठीक है। हाँ बेटा, सेकंड वाला क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये है आपका एपेंडाइमल सेल, और लास्ट वन इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल ये होता है, ठीक। अब ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है कि न्यूरॉन्स के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है और एक बैरियर जैसा बनाता है। न्यूरॉन्स और ब्लड के बीच एक बैरियर बनाता है, ताकि ब्लड की जो सोल्जर सेल्स हैं, लाइक आपका WBC वगैरह होता है, इसके साथ टच ना हो पाए। अगर इसके साथ टच होती है तो कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो कि न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो एस्ट्रोसाइट्स है, ये एस्ट्रोसाइट जो बनाएगा स्ट्रक्चर, जो प्रोटेक्शन देगा हमारी WBC, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स को, उस बैरियर को हम बोलेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलेंगे? ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बैरियर ठीक वैसा ही बैरियर है जैसे ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, जो सर्टोली सेल बनाता है। तो सर्टोली सेल क्या बनाता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, मतलब ब्लड का जो टेस्टिस है, ब्लड का टेस्टिस के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पाता। मतलब अगर ब्लड के साथ जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अगर वो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ अगर ब्लड के कांटेक्ट में आए तो हमारा ब्लड उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका नीट में बनेगा कि हु मेक्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहाँ पर दिया होगा 4 ऑप्शन, ओस्टोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल। तो आपका जवाब क्या होगा? एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट में लिख लीजिएगा करते हैं आप क्या करेंगे। एस्ट्रोसाइट्स क्या है? जरा सा लिख लीजिएगा। स्टार शेप्ड होते हैं, मेनी प्रोसेसेस होते हैं इसके पास, and are largest and most numerous of the neuroglia. Largest and most numerous of the neuroglia. स्टार शेप का आप कैसा भी स्टार बना लीजिए, ये स्टार शेप का होता है। ठीक है बच्चे, एक बार में सुना कर, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। स्टार शेप, having many processes, largest and most numerous of the neuroglia. ठीक है। इसके मेन फंक्शन क्या है? पहला है इसका फंक्शन स्ट्रेंथ टू सपोर्ट न्यूरॉन्स, स्ट्रेंथ टू सपोर्ट न्यूरॉन्स, स्ट्रेंथ टू सपोर्ट न्यूरॉन्स, and makes blood brain barrier, and makes the blood brain barrier. ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है? लिख लो इसको, अगला पॉइंट लिख लो। They resemble like astrocytes. They resemble like astrocytes. They resemble like astrocytes. They resemble like astrocytes. And responsible for forming and their processes, forming and their processes, maintain the myelin sheath,
around CNS axons, around CNS axons, around CNS axons, ठीक है। अगला है आपका माइक्रोग्लिया सेल। एक ही फंक्शन इसका लिख लेना बस, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो माइक्रोग्लिया सेल से बेटा, ये माइक्रोग्लिया सेल क्या है, फैगोसाइटोसिस शो करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये उसको इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फैगोसाइटोसिस शो करता है, ठीक है। फिर आपका आता है एपेंडाइमस सेल। ये जो एपेंडाइमस सेल्स होता है, ये इस एपेंडाइमल सेल्स के अंदर माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। और इनका मेन काम जो होता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाना होता है, क्योंकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। अगला है आपका न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये स्पेशल टाइप की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि आपके हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं। और ये क्या फॉर्म करती है बेटा, ये बनाती हैं हार्मोन। क्या बनाती हैं ये, हार्मोन, ठीक है। ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, ये तुम्हारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। इससे लगा हुआ होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से समझना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अटैचमेंट है हमारे हाइपोथैलेमस से, ये स्ट्रक्चर कहलाता है इपिंडिबुलर स्टॉक, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला जो रीजन है ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं वो तीन टाइप की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। एक होती है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक होती है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और एक होती है ट्यूबेरल न्यूक्लियाई। कौन सी न्यूक्लियाई, ट्यूबेरल न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस जब पढ़ाएंगे फिर से बताएंगे। तो ये जो ट्यूबेरल न्यूक्लियाई होता है ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जैसे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन का, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई वैसोप्रेसिन, इन दोनों का हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये इस रिस्पेक्टिवली क्या बना रही है बेटा, एक आपका बना रहा है एडीएच और दूसरा कौन बना, क्या बना रहा है बेटा, ऑक्सीटोसिन। तो इस एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन। तो एक्चुअल में ये जो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है ये आपका न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन है, या इसको हम बोलते हैं न्यूरल हार्मोन है। इसका डायरेक्ट असर हमारे बॉडी के टारगेट साइट पर होता है, ठीक। लेकिन ये जो ट्यूबरल न्यूक्लियाई है, जो यहाँ से न्यूक्लियाई है, जो इसका सिक्रेशन यहाँ से होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर करता है। लेकिन जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से जो हार्मोन्स बनते हैं वो एक्सॉन के थ्रू यहाँ पर आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और डायरेक्टली फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमको पता है कि ये जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जाकर क्या करेगा, और जो ऑक्सीटोसिन है ये कहाँ पर करेगा, ये स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, स्मूथ मसल ऑफ बॉडी पर जाकर के एक्ट करेगा। बस समझ में आई।
तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक बार देख डायग्राम के थ्रू और समझ लो क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि ये जो आपका ये देख रहे हो ना, ये पूरा ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखना ध्यान से। तो ये हाँ, ये वाला जो सेल आपको दिख रहा है, ये है आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये रिलीज करता है एडीएच। और मैंने क्या बताया, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये रिलीज करता है क्या, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है आपकी स्पेशल टाइप। चलिए न्यूरोग्लिया ऑफ पीएनएस की बात करते हैं। न्यूरोग्लिया ऑफ पीएनएस, न्यूरोग्लिया ऑफ पीएनएस, न्यूरोग्लिया ऑफ पीएनएस, न्यूरोग्लिया ऑफ पीएनएस। पीएनएस के न्यूरोग्लिया में क्या होगा, जैसे हमारे सीएनएस के न्यूरोग्लिया में ओलिगोडेंड्रोसाइट था, तो पीएनएस के न्यूरोग्लिया में क्या होगा, ट्रांस। एग्जैक्टली, तो इतना तो पकड़ लो तुम लोग, बहुत अच्छा, शाबाश। पहला क्या होगा बेटा, ट्रांस। इसका फंक्शन आप जानते हैं, क्या बनाएगा, माइलिन शीट बनाएगा। ये बनाएगा आपका माइलिन शीट। ठीक है, किसका माइलिन शीट, पीएनएस के न्यूरॉन का। ठीक, दूसरा था सैटेलाइट। कौन सा सेल, सैटेलाइट। ये आपका हो गया सैटेलाइट। सैटेलाइट, सैटेलाइट सेल्स का जो फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, and to regulate the and to regulate the and to regulate the and to regulate the exchanges of materials between neuron cell bodies and interstitial fluid ठीक है, ये कहानी खत्म। ये कहानी जो है आपकी हुई खत्म। अब जो हमारी अगली कहानी चलेगी वो होगी नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में। समझ गए बच्चे, नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में। देखिए, एक जनरल चीज आप समझिए, अभी आप बैठे हुए हो, जब तक आप बैठे हो, मैं मान लेता हूँ आप किस स्टेज पर, रेस्टिंग स्टेज पर, अभी आप काम नहीं कर रहे हो, रेस्टिंग स्टेज पर। लेकिन जब जाते हो, काम करना शुरू कर देते हो, या पता चल जाए अचानक से कि आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो मम्मी एक्टिव हो जाती है और आपको काम करवाना शुरू कर देती है। वैसे ही आपको पता चल जाए कि आपके बचपन का कोई दोस्त आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो तुरंत आप भाग करके चले जाते हो।
तो ये जो जितनी चीजें हम आपको बताई, आपका दोस्त आया, मेहमान आया, आपका एग्जाम आया, मम्मी ने आपको काम कहा, मैंने आपको कुछ काम कहा, तो ये जो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में इट एक्ट्स लाइक ए स्टिमुलस। ये क्या है? एक स्टिमुलस है, आपको स्टिमुलेट करता है काम करने के लिए। मतलब आपकी जो रेस्टिंग स्टेज थी, अब वो रेस्टिंग स्टेज नहीं रही, अब वो रेस्टिंग स्टेज से आप एक्टिव स्टेज में आ गए हैं काम करने के लिए। तो जो मैं स्टिमुलस आपको दे रहा हूँ, और वो कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, बात करिए। एग्जाम में 1 महीने बचे हुए हैं और मैं 1 महीने पहले से कहता हूँ बेटा पढ़ लो। मैंने कहा बेटा पढ़ लो। हाँ सर पढ़ लो। क्या होता है, आप घर पे गए, ठीक है, नहीं पढ़ा आप, लेकिन अभी स्टिमुलस की जो ताकत थी मेरी, वो क्या थी? कम थी। अगले दिन मैंने अनाउंस किया कि ऐसा है, परसों के दिन जो सिलेबस तुम्हारा 1 महीने के बाद टेस्ट होगा, उसका मॉक टेस्ट होगा आपका परसों। अब ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो गया। अब जो रात आप एक रात आप जो तगड़े से सोए थे दवा के 8 घंटे 10 घंटे, अब वो रातों की नींद खत्म हो गई, क्योंकि हमने इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया है आपको कि अब आपकी नींद सब गायब हो गई। तो मतलब जो आपकी रेस्टिंग स्टेज थी उसको बदलने के लिए हमें इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए कि ताकि वो रेस्टिंग स्टेज खत्म हो जाए। किसी भी एक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है स्टिमुलस की, उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कि जितने से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। मतलब किसी भी प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए दैट इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मैं समझता हूँ कि आपने मेरी बात समझ ली, ठीक है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन अपने पीक पर जाता है, पीक पर जाने के बाद चीजें खत्म होती हैं। ये नेचर का नियम है, जो पीक पर जाता है वो नीचे भी आता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर स्टैटिक स्टेट बना करके रखनी है, एक जो होमोजीनस स्टेट बना करके रखनी है, एक लीनियर की स्टेट बना करके रखनी है, तो आपको अपने आप को जो है उस मेहनत के आसपास ही रखना होगा जिसकी वजह से आप वहां पर बने, ठीक है। अब जैसे देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैं अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, और ये टॉपिक मैं आपको इतना क्लियर करवा दूंगा कि पूरी लाइफ आप जो है अंधेरे में भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि नहीं ये सही है। देखिएगा, देखिए ये लाइन है, ये लाइट ब्लैक है, ये ग्राफ के जरिए हम आपको समझाएंगे और थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। ठीक, ये दो आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये होता है टाइम और ये होता है वोल्टेज, ठीक है। जब रेस्टिंग स्टेज पर हमारी मेम्ब्रेन रहती है तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, या उसी को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। ये पोलराइज्ड स्टेज क्यों बनती है, इस बात को समझिए। ये पोलराइज्ड स्टेज इसलिए बनती है क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन ज्यादा होता है, इसलिए इसके मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ता है, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म में निगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है, पोटेशियम आयन होता है, जिसकी वजह से अंदर जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज बाहर वाला और नेगेटिव चार्ज अंदर वाला,
ठीक है, ये है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। कौन सी स्टेज बेटा? इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेज। अब इस पोलराइज्ड स्टेज में से अगर ये रेस्टिंग स्टेज है, पोलराइज्ड भी है और कैसी है ये आपकी रेस्टिंग स्टेज है। अब वो मिनिमम अमाउंट वाला जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब हम देंगे तब यहाँ पर रिएक्शन जो होता है वो इनिशिएट होगा। लेकिन इस स्टेज पर रेस्टिंग पोटेंशियल पर इसका जो रेस्टिंग स्टेज पर इसका जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ को अगर दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो अब इस स्टेज पर ये ग्राफ आपका यहाँ पर स्टेज है, ये स्टेट, ये वैल्यू क्या है? -70। लेकिन जैसे ही हमने इसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया, कितना दिया? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया, और इसकी वैल्यू पहुंची कहाँ पर? इसकी वैल्यू पहुंची -55। कहाँ तक पहुंची इसकी वैल्यू? -55 तक इसकी वैल्यू पहुंची। जैसे ही इसकी वैल्यू -55 तक पहुंची वैसे ही रिएक्शन क्या हो जाता है? प्रोसीड कर जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। तो यहाँ पर ये एरिया देखिए, यहाँ पर ये, अब यहाँ से रिएक्शन या ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये स्टार्ट मतलब अब यहाँ पर जो अलग अलग चैनल हमने बताया था कल आपको कि अलग अलग आयन चैनल्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, फ्लोराइड चैनल होता है, ठीक है। ये सारे चैनल्स में स्पेशली जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन होगा और ढेर सारा सोडियम क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये पीक जो है ये आपका एक्सेस पे जाएगा, यहाँ ये ऊपर तक जाएगा। अब ये जो ऊपर तक गया, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो पोलराइजेशन है वो अब पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है और ये पोलराइज स्टेट किसमें कन्वर्ट हो गया है? डीपोलराइजेशन। यानी कि मेम्ब्रेन का जो पोलरिटी थी वो चेंज हो गई। बाहर की तरफ जो पहले पॉजिटिव का चार्ज था, अंदर की तरफ निगेटिव था, वो चेंज होकर के क्या हो गया है? बाहर की तरफ निगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव। मतलब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है उसमें अब क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है, बाहर की तरफ पॉजिटिव था तो अब यहाँ पर ये निगेटिव हो गया है, अंदर पॉजिटिव हो गया है, बाहर पॉजिटिव 5 है, ठीक है। मतलब ये जो स्टेज आप देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो ये क्या? ये पोलराइज स्टेज है। ये वाला जो स्टेज देख रहे हो ये क्या है? आपका डीपोलराइज स्टेज। ये क्या है? डीपोलराइजेशन। और जब इसके अंदर ये चार्जेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं आपके, ठीक है, ये जो दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या होगा कि आप जानते हैं कि आगे चल करके क्या होगा कि ये निगेटिव वाला जो आयन है ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ना। तो इस तरीके से ये नर्व इम्पल्स प्रोपगेट करेगा और जैसे डीपोलराइजेशन हो जाता है वैसे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं और धीरे धीरे से पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू हो जाता है और फिर कंडीशन आपकी रिपोलराइजेशन वाली आती है। और रिपोलराइजेशन वाली स्टेज में होगा क्या? होगा ये, अब यहाँ पर धीरे से जो है ये ग्राफ नीचे आना शुरू करेगा। अब चूंकि सोडियम चैनल जल्दी से बंद होता है, पोटेशियम चैनल देर में बंद होता है, धीरे धीरे बंद होगा, इसलिए कुछ और पोटेशियम चैनल जो है ओपन होने की वजह से कुछ देर बाद ये जो है चीजें अपने स्टेज पर आती है इस तरीके। तो ये जो पीरियड आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का ये जो पीरियड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। और इसमें हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा कि पोटेशियम चैनल धीरे धीरे जो होती है ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान कोई भी स्टिमुलस हमारा न्यूरॉन नहीं देता। ये बहुत ही माइन्यूट सेकेंड के लिए होता है, ठीक। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो
जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, अच्छा -17 में -55 हमने जोड़ा है तो वैल्यू कितनी आई है? +25 या +25 आएगी ना। -70 में +25 जोड़ो तभी तो -55 होगा ना भाई। पंद्रह करेंगे तो कितना होगा? 55 15 कितना होता है? 60। 55 15 70। अच्छा चलो कोई नहीं, हमारी मैथमेटिक्स कमजोर है, हो जाता है, ठीक है। हाँ तो ये वाला जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ आपका है डीपोलराइजेशन वाला, और ये जो दिख रहा है ये आपका रीपोलराइजेशन है, और ये जो दिख रहा है ये पीक, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इतना बना लो, मैं आपको इसको बनाने से पहले बनाओ मत, रुक जाओ। ये आपको मैं तो ऐसे ओवरव्यू में दे रहा था। पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जो चैनल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लिखिएगा, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन, the electrical signals produced by neurons and muscle fibers the electrical signals produced by neurons and muscle fibers relay on four types of ion channels. Relay on four types of channels. Four types of channels. Four types of ion channels. ठीक है, ये बात की बात है, मैंने आपको पहले समझा दिया था इसको, ताकि आगे आप इसके लिए फेमिलियर रहें। फोर टाइप ऑफ आयन चैनल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला है आपका लीक चैनल। पहला है आपका लीक चैनल। पहला है क्या? लीक चैनल, ठीक है। लीक चैनल होता है, लीजेंड गेटेड चैनल होता है, मैकेनिकल गेटेड चैनल होता है, और वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। 3-4 टाइप के चैनल होते हैं। लीक चैनल लिखिएगा, these are passive channels, that are always open, and through which ions move along their concentration gradient. Along their concentration gradient. दूसरा था लीजेंड गेटेड चैनल। लीजेंड गेटेड चैनल, ठीक है। लीजेंड गेटेड चैनल क्या होता है? इसमें होगा क्या, लिखिएगा, इसमें जैसे कोई केमिकल जाकर के जब ज्वाइन करता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह हो गया, कोई हार्मोन वगैरह हो गया, ठीक है, जाकर जब बाइंड करेगा तब, ठीक है, तब वहां पर ये लीजेंड गेटेड चैनल ओपन होता है। इसका मतलब ये आप जो लीजेंड होता है, जो स्टिमुलस है, इसमें जो स्टिमुलस आता है इसके साथ, वो स्टिमुलस क्या होता है? वो स्टिमुलस होता है हमारा कोई केमिकल, और केमिकल स्टिमुलस होने की वजह से ही इस लीजेंड गेटेड चैनल का एक नाम और है, वो है आपका केमिकल गेटेड चैनल। क्या है? केमिकल गेटेड चैनल। दिस इज क्लियर? क्या है ये?
ये केमिकल गेटेड चैनल हो गया। तीसरा चैनल है आपका कौन सा, मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है। हाँ, आपका है मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो बस ही लो। कावा अंकुर और इसी तरह का कोई बात नहीं। किसने उन्होंने 3 डॉट बनाया, कहते हैं कि इन तीनों के लिए पहला वाला दूसरा आता है और तीसरा वाला मेरा है, ठीक है। तो उसमें पेन डाला जहाँ पे टू स्टॉप उन्होंने पहले पेन लाया, स्टॉप हो गई हमारा दूसरे लाया स्टॉप आ गया। मैंने ये बड़ी स्टॉप बोला यार, तो चलाते चले यार, वो तो मेरा है। सही है, खेल गए। चलिए, तीसरा चैनल आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल, जहां पर जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल स्टिमुलस होगा। तीसरा जो मैंने बताया वो है आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल पूरे नर्वस सिस्टम में, बेटा मैं बताऊं, पूरे नर्वस सिस्टम में सबसे जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो यही है। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। सब आप जो है ऐसे हल्के फुल्के में सब पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। सिर्फ हलवा है, ब्रेन क्या है, हाँ भेजा फ्राई मिलता है होटल में, वॉलनट है। कल वॉलनट लेकर के आना तुम लोग, सारे बच्चे 2-2 वॉलनट लेकर के आएगा, हमको गिफ्ट करेंगे। हाँ ठीक है। इसका स्टिमुलस क्या है, इसका वाला स्टिमुलस क्या है, ये मैकेनिकल स्टिमुलस यहाँ पर होता है। यहाँ जो स्टिमुलस होता है वो आपका होता है मैकेनिकल स्टिमुलस। ये मैकेनिकल स्टिमुलस, मैकेनिकल स्टिमुलस जैसे कोई बाहर से स्टिमुलस आ रहा है। वोल्टेज गेटेड चैनल, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मैंने मान लिया 73 प्लस 55 में कन्वर्ट होना, ठीक है, वहां पर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन होगा, ठीक। तो आपका चौथा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसको समझते हैं कायदे से, ठीक है। नहीं, ये सारे पोलराइज स्टेज, डिपोलराइज स्टेज और रिपोलराइज स्टेज है ना, पहले हम लोग लिख लेते हैं आपको। कल से हम अपनी बॉटल खोल लेंगे, शायद अब कल से रनिंग कर, सुबह 5 बजे से 5 बजे जाएंगे भैया घाट, वहां से वापस।
हम अगले महीने साइकिल खरीदने वाले हैं हम लोग। मैं इसलिए खरीद रहा हूँ। क्यों? हम तुम्हारी क्या है? हाँ, पापा कह रहे थे तो भाई हमारी बेटी पढ़ है कि कुछ की तरफ ध्यान नहीं। मैसेज आया था देखो बच्चा, रेस्टिंग स्टेज पर देखिए इसको 3 सेगमेंट में बांट 1 2 3। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पर बाहर प्लस प्लस है, अंदर माइनस 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 है। ठीक है, डीपोलराइज स्टेज पर बाहर माइनस माइनस है, अंदर प्लस प्लस है। और रीपोलराइज में वापस इधर बाहर प्लस प्लस प्लस, अंदर माइनस माइनस। ये 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, आपका ये पोलराइज है, ये डीपोलराइज है और ये रीपोलराइज है। ठीक है, चलिए ये चीज हम आपको दे देंगे, आप लोग चिंता ना करिएगा, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। देख रहे हो ये रेस्टिंग स्टेज पर, ये बात याद रखिएगा, कभी भूलना मत। रेस्टिंग स्टेज पर हमेशा ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, इसमें से 3 एटीपी मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ से 3 एटीपी बाहर और 2 एटीपी, सॉरी 3 सोडियम बाहर, नॉट एटीपी, सॉरी 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेज बनी हुई थी रहती है। ठीक है, पोलैरिटी मेंटेन। उसके बाद अब आप देखिए, ये नॉर्मल सी बात आप देख रहे हैं, ये जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किए रहते हैं। ठीक, ये वाला जो चैनल दिख रहा है इसको पोटेशियम लीक चैनल कहते हैं। ये क्या है आपका, सोडियम लीक चैनल कहते हैं। ये लीकी चैनल क्या होता है, पैसिवली ओपन रहता है। समझ में आई बात? पोटेशियम बाहर निकल रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर निकल रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, और जिसकी वजह से बाहर की तरफ आपको बहुत सारे सोडियम आयन आपको दिखाई पड़ते हैं। ये सोडियम आयन देख रहे हो, ये बड़े बड़े से, ये सब आपके क्या है, सोडियम आयन। ठीक, डायग्राम बहुत बढ़िया है ये वाला। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये आपका एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ आपको ढेर सारे फॉस्फेट आयन आपको दिखाई पड़ेंगे, आपको प्रोटीनेशियस आयन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आपको क्लोराइड आयन आपको दिखाई पड़ेंगे। इन सब आयन की वजह से अंदर का जो वो होता है, चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है। हालांकि अगर हम दोनों तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा होता है, बाहर की तरफ आपका सोडियम आयन ज्यादा होगा और अंदर की तरफ आपका पोटेशियम आयन ज्यादा होगा। ठीक है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम से आप इसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट आयन है और आपका प्रोटीनेशियस, आपका नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, आपका क्लोराइड आयन है ज्यादा, इन सबसे आप डिसाइड करते हो। हाँ, नेगेटिव, हम कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड नहीं होते हैं तब उससे तो बनेंगे। अब देखिए दूसरी तरफ, ये आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों सेम कलर पे हैं कि नहीं?
एक्चुअल में क्या होता है, ये इट इज अ रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये बताता है कि ये है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जहां पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर इन रेस्टिंग स्टेट एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड। ठीक, दूसरा ये वाला एरिया, ये वाला यहाँ पर हमने स्टिमुलस किया, इस पॉइंट पर स्टिमुलस किया और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 मिलीवोल्ट था। हमने स्टिमुलस दिया और वो स्टिमुलस कहाँ तक पहुंचाया हमने, -55 तक पहुंचाया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू थी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, अब जब ये ओपन हो जाएगा तो ढेर सारा सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर की तरफ निगेटिव हो जाएगा। ये पूरा जा रहा होगा, यहाँ तक जब ये पहुंचेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका क्या, एक्शन पोटेंशियल, ये आपका है एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद क्या होगा कि जब पीक पर पहुंच जाएगा, पीक पर पहुंचने के बाद जो वोल्टेज गेटेड चैनल है कौन सा, सोडियम वाला, वो हो जाएगा बंद और पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और सोडियम गेटेड चैनल क्या हो जाएगा बेटा, इनएक्टिवेटिंग हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो अब ये जो पोटेशियम गेटेड चैनल जो होता है वो धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे बंद होता है। तो जब धीरे धीरे बंद होएगा तो उसके हिसाब से ढेर सारा, मतलब जितना, अगर मान लीजिए कि 2 पोटेशियम निकलना है तो वो 2 से ज्यादा भी पोटेशियम निकल जाएगा, धीरे धीरे बंद होगा तो। ठीक, फिर क्या होगा कि सोडियम चैनल्स आर इनएक्टिवेटेड। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ से ये ग्रीन वाला ग्राफ आप देखो, यहाँ से खत्म हुआ, फिर यहाँ से रेड वाला ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर यहाँ पर आने के बाद फिर और नीचे जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइपर पोलराइजेशन फेज कहलाएगा। और आप देखिए यहाँ पर बात को समझिए, इस एक ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, इससे जो है आपको कम से कम कोई नहीं तो 10 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ पर देखिए कि इस रीजन से लेकर के इस रीजन तक ये वाला जो एरिया पूरा दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इसमें क्या होता है, आखिर में वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर स्टिल ओपन, यहाँ से लिखते मतलब बंद रहता है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। आगे देखते हैं, ये देखिए, इसको समझने से पहले मैं कुछ बातें आपको लिखवा देता हूँ। लिखिएगा नंबर 1, पोलराइज्ड स्टेज और रेस्टिंग स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज और रेस्टिंग स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज में लिखिएगा, एट दिस स्टेज मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इनसाइड। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, that is more sodium ion at outer surface in comparison to inner surface, in comparison to inner surface। तो आउटर और इनर का जो रेशियो है तो कितना होता है, जैसे मैं बताऊं कि ये आउटर है और इनर का जो रेशियो है वो 10:1 का है। मतलब अगर 10 सोडियम बाहर है तो 1 सोडियम क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। दूसरी तरफ इसी में क्या होगा कि मोर पोटेशियम इनर साइड देन आउटसाइड। ये किसकी बात थी बेटा, ये सोडियम की बात थी। अगर हम बात करेंगे पोटेशियम आयन की, तो पोटेशियम आयन में क्या होगा, इनर साइड ज्यादा होगा और आउटर साइड क्या होगा, कम होगा। इसका जो रेशियो आया है वो 30:1 का रेशियो आया। मतलब 30 पोटेशियम आयन अगर अंदर है तो 1 पोटेशियम आयन बाहर, तो इस तरीके से निकाला गया। ठीक है,
At inner surface, membrane has some fixed. At inner surface, membrane has some fixed anionic proteins, some chloride ions, some phosphate ions, etc. ठीक है? At this stage, membrane is more permeable for potassium. Membrane is more permeable for potassium than sodium. Question underline कर देना. More permeable for potassium than sodium. ठीक. अगला पॉइंट है सोडियम पोटेशियम एक्टिव एक्सचेंज पंप. Sodium potassium active exchange pump is operative at resting stage. ठीक है. दूसरा है आपका डीपोलराइज्ड स्टेज. इनमें क्या होगा? इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई sodium channels of membrane get open. इसकी वजह से क्या होगा? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स रिजल्ट्स इन influx of sodium ion that is electropositive inside and membrane potential becomes positive. ब्रैकेट में लिखिएगा 30 to 40 मिलीवोल्ट. 30 to 40 plus 32 plus 40 millivolt plus 30 to plus 40 millivolt. मैंने कहा कि results in electropositive inside, that is membrane potential becomes positive, that is plus 30 to 40 millivolts. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक पोटेंशियल. क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक पोटेंशियल. स्पाइक कबूतर वाला का स्पाइक पोटेंशियल. During depolarization act, potassium channel remain closed. And sodium potassium exchange pump gets
इनऑपरेटिव का मतलब ऑपरेट नहीं कर रहा है, गेट इनऑपरेटिव। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप गेट इनऑपरेटिव। ठीक है, चलिए अगला है आपका रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, इसमें क्या होगा रीपोलराइजेशन में? पोटेशियम बाहर। ठीक है, अब बच्चा कहेगा कि सर ये बताइए, पोटेशियम बंद है ना, पोटेशियम बाहर निकलेगा। अब बच्चा बोलेगा तो तुम्हारे दिमाग में सवाल है, समझ दिमाग होगी कि सर जी पोटेशियम बाहर निकला तो रीपोलराइजेशन आप करें, यहाँ पे सोडियम निकलना चाहिए, पोटेशियम भी बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल जब मेंटेन हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, जो लीक चैनल है वो, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है वो, जो रेस्टिंग स्टेज पर क्या था, ऑपरेटिव मैनर में था, वो फिर से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। फिर उससे सोडियम आयन बाहर ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम आयन। ठीक है, ये बहुत बारीक की बात थी। ठीक है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे आपको नहीं मिलेगा। समझ गए, लिख लीजिएगा। रीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा कि इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन अकर्स, इफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, इफ्लक्स मतलब बाहर। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन अकर्स and efflux of potassium makes, efflux of potassium makes electropositive outside during this act, ये important है, during this act sodium channel remain closed, sodium channel remain closed and sodium potassium active exchange from sodium potassium exchange from is inoperative. Sometimes potassium channels remains open, sometimes potassium channel remains open, sometimes potassium channel remains open for longer time, and results in hyperpolarization. Hyperpolarization results in hyperpolarization. हाइपरपोलराइजेशन ये आपको मिल जाएगा। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि जो कंडक्शन की स्पीड है, कंडक्शन की स्पीड जो है डायरेक्टली थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ फाइबर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, माइलिनेटेड फाइबर में इसकी स्पीड फास्ट होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इसकी स्पीड फास्ट। ठीक, कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि conduction speed depends on conduction speed depends on number one direction depends on thickness or diameter of fiber, direction में thickness or diameter of fiber, किसका फाइबर,
नर्व फाइबर। हाँ ठीक है। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। कंडक्शन स्पीड इंक्रीजेज विथ increase in temperature, increase in temperature, increase in temperature. Number third one is a fast in myelinated fiber. Fast in myelinated fiber. Fast in myelinated fiber. अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने टाइप ऑफ फाइबर ABC लिख दिया है, ठीक है। टाइप ऑफ फाइबर लिख दिया ABC, हमने लिखा टाइप्स ऑफ फाइबर A, B और आपका C, A, B और C। तीन अलग अलग शीट वो लेते हैं, माइलिन शीट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं माइलिन शीट। यहाँ पर हमने लिया माइलिन शीट। अगले कॉलम में हमने लिया माइलिन शीट का डायमीटर। यहाँ पर हमने लिया क्या डायमीटर, यहाँ पर हमने लिया क्या स्पीड। तीन कॉलम बन गए आपके, 1 2 3। अब देखिए टाइप्स ऑफ फाइबर ए है, यहाँ पर माइलिन शीट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, अच्छी बात है। बी में माइलिन शीट प्रेजेंट है, अच्छी बात है। सी में माइलिन शीट नहीं है, सी वाले फाइबर में माइलिन शीट नहीं है। डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर 4 से 12 माइक्रोमीटर का है। बी वाले का जो डायमीटर है 2 से कितना है, 2 से 4 हम मान लेते हैं। नहीं डायरेक्शनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायमीटर है और इसकी जो डायमीटर है 2 से 4 माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर में है, ठीक है। और सी वाला जो डायमीटर है वो क्या है, लेस देन 2, लेस देन। आप बताइए सबसे कम डी में सबसे कम, 120 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। और इधर होगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड मान। सबसे कम दिखाना है, कोई एक्यूरेट रेट हमने नहीं लिखा है और समझने के लिए है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। पोटेंशियल की एक वीडियो।